मैंने बाबा की वसीयत कई बार पढ़ ली थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही मुझे लंदन से हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा का निधन हो चुका था। मेरे बाबा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी, तो वो देखकर मैं गुस्से से लाल पीला हुआ था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पर काम करता था। जो सैलरी मुझे मिलती थी, मैं उनमें से अपने खर्च के पैसे निकालकर सब हिंदुस्तान बाबा को भेज देता था, और एक एक पैसा जमा करके और कुछ अपने गांव की जमीन बेचकर मेरे बाबा ने दिल्ली जैसे शहर में घर और कुछ जमीन खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। 18 साल की उम्र में मैं लंदन में चला गया था और अब मैं 28 साल का हो चुका था। इस तरह अचानक बाबा की मृत्यु का सुनकर वापस आने की वजह से मेरी नौकरी छूट गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मुझे ये आसरा था कि जो भी मैंने भेजा है वो सब मेरे बाप ने मेरे लिए संभाल रखा होगा, इसलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना काम जमा लूंगा। लेकिन बाबा की वसीयत ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। इसमें लिखा था कि लंदन जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए बाबा ने अपनी जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर मुझे पैसों का इंतजाम करके दिया था। इसलिए इस घर पर और बाबा की बाकी जायदाद पर सिर्फ नीलू का हक है। ये पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वो एक पागल कम उम्र सी मेरी बहन जो एक पागल खाने में थी, बाबा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो ये तो इतनी बड़ी बात उस वक्त लगती जब सब कुछ नीलू के ही नाम होता। मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लेता। लेकिन बाबा के पत्थर दिल और खुदगर्जी की हद ये थी कि ये भी लिखा था कि बाबा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो नीलू से शादी करेगा, और उससे ना तलाक लेगा और ना ही उससे तलाक लेकर दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी थी। मेरे हाथ में एक फूटी कोड़ी तक नहीं छोड़ी थी। बाबा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच गई थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। अब बाबा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? बाबा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो मैं नीलू की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की अनुमति तक नहीं थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी नीलू से होती। इस अजीबो गरीब वसीयत के साथ एक लेटर भी था जो बाबा ने मेरे नाम लिख कर छोड़ा था। लेकिन मुझे बाबा पर जिस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। दूसरे दिन वो वकील मेरे पास आ गया, कहने लगा आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ नीलू की मौजूदगी और मर्जी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से से कहा कि वो पागल है, उसके अंदर इतनी समझबूझ नहीं है कि वो अपनी मर्जी बता सके। फिर मैं उसका भाई हूँ, ये मेरे भी बाबा का घर है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि वसीयत भी आपके ही बाबा की है। आपके पास आज शाम तक का वक्त है मिस्टर श्याम, या तो मिस नीलू को आप वापस घर ले आइए या फिर मैं शाम को आपको घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहां से चला गया और मेरा दिल चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारूं। नीलू उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग 10-12 साल के बच्चे का था। फिर गुस्से में उसे चीजें उठा उठाकर मारने की आदत भी थी। मैं कैसे उसे घर ले आता? वो तो मेरे पीछे मोहल्ले के बच्चों का जीना मुश्किल कर देगी। मैं उलझन का शिकार हुआ था, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही नीलू को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे नीलू को वापस लेकर जाना है। डॉक्टर ने मुझसे कुछ कागजात पर साइन करवाए और नर्स से कहा कि नीलू को लेकर आओ। कुछ ही देर बाद एक जवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ में एक डोल को पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था। वो डरी सहमी सी मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब इनके घर पर रहोगी। ये सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उड़ा था। वो कहने लगी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। मैं कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था। बेशक पड़ी रहती वही मेंटल हॉस्पिटल में, उसे घर ले जाना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं नीलू के सामने गया, जेब से एक चॉकलेट निकाली जिसे देखकर उसकी आंखें चमकी थी। मैंने कहा मेरे साथ चलो नीलू, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेटें हैं, मैं तुम्हें वो सारी दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को भी तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार लेकर गया। उसे एक अच्छा सा जोड़ा खरीद कर दिया ताकि वकील के आने से पहले उसका हुलिया कुछ बेहतर लगे। वो बहुत खुश थी।
मैंने उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदे, लेकिन जैसे ही हम वापस जाने लगे तो नीलू की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। शिवा, मुझे खिलौने लेने हैं। वो मुझे श्याम के बजाय शिवा कहती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। मुझे लगा वो एक डॉल खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से भालू और अलग अलग खिलौने उठाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। मैंने नीलू को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कम खिलौने ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने ले दूंगा। लेकिन वो जिद करने लगी। अब तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने उससे सारे खिलौने छीन कर वापस रखे और उसका बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया, उसे घर लेकर आया। वो किसी बच्चे की तरह से जिद कर रही थी, रो रही थी। मैं 1 घंटे से उस लड़की की हरकतें देख देख कर परेशान हो गया था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर फिर से गुस्सा आने लगा था। न जाने मुझे किस मुसीबत में डाल कर गया था कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की बेटी को पालता फिरूं, मजबूरन उसे बर्दाश्त करूं। नीलू मेरी सौतेली माँ के भाई की बेटी थी। मेरी सौतेली माँ के भाई और भाभी का एक एक्सीडेंट में निधन हो चुका था। उसके बाद से नीलू मेरी सौतेली माँ के पास थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ का निधन हो गया था। मेरे बाबा ने दूसरी शादी जिससे की थी, वो अपने साथ एक 3 साल की बच्ची को भी लाई थी, जो देखने में जापानी गुड़िया लगती थी, लेकिन थी बावली सी। मुझे ना तो सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी और ना ही वो सौतेली बहन, लेकिन मुझे इस नीलू नामी बच्ची से नफरत उस वक्त महसूस होने लगी जब मेरा सगा बाप मेरे बजाय उससे मोहब्बत करता, उसे गोद में उठाए फिरता जैसे वो उसकी सगी बेटी हो, और मैं सौतेला। मेरा खून खोल उठता था जब मैं अपने बाप को उस पागल लड़की से प्यार करते देखता, तो मुझे न जाने क्यों उससे चिढ़ सी हो गई थी। एक बार मैं अपने खिलौनों से खेल रहा था जब वो मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी। मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौने को छुआ, लेकिन वो रोने लगी, जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त मेरे बाबा घर में आए थे। ये देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी और बाबा ने मुझे बहुत मारा। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे नीलू से नफरत सी होने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती रही। फिर मैंने 18 साल की उम्र में ही पढ़ाई को छोड़ दिया और अपने बाबा से जिद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाबा के साथ जा रहा था। मैं भी उनके साथ चला गया। पढ़ाई मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने पेट्रोल पंप की जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया था। अब भी मेरे बाप ने सगे बेटे की बजाय सब कुछ उस नाम की बेटी को दे दिया था। वो अब भी मुझसे जिद कर रही थी। मुझे उस पर इस कदर गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वो बी बी करके रोने लगी। शाम भी हो चुकी थी। वकील किसी भी वक्त पहुंच सकता था। मुझे अपने रवैये पर गुस्सा आया था कि क्यों मैंने इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और फिर नीलू के पास आ गया। मैंने कहा, नीलू देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने ला कर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वो किसी छोटे बच्चे की तरह से रो रही थी। शिवा भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा है। वो रोते हुए कहने लगी, मैं बाबा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को ये तक नहीं पता था कि बाबा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। वो 2-3 चॉकलेट खाकर ही चुप हुई थी। फिर मेरे कहने पर उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े चेंज किए थे। अगर वो चुप होती तो बहुत अच्छी लगती थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी वो पागल ही। खैर वकील घर पहुंचा तो नीलू से पूछने लगा कि श्याम का रवैया तुमसे कैसा है। ये सुनकर नीलू ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी जान ही निकली जा रही थी। कहीं ये इसे ये ना बता दे कि मैंने इसे थप्पड़ मारा है। वो कहने लगी, शिवा गंदा है। ये सुनकर मेरी जान होठों पर आई थी। फिर कहने लगी कि ये मुझे टॉयज नहीं लेकर देता। वकील ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो ये तुम्हें बहुत सारे टॉयज लेकर देगा। ये कहकर एक चेक मुझे वकील ने दिया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा ने 4 दुकानें खरीदी थी जिनका किराया वो नीलू के इलाज पर खर्च करते थे। अभी ये घर पर है तो ये तुम रख लो। नीलू की शादी के बाद ये चेक भी इसके पति को ही मिलेगा। ये सुनकर मेरी जान जली थी। मैंने वो चेक उससे लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाए ही मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने नीलू को बहुत सारे खिलौने ला कर दिए। वो बहुत खुश थी। फिर मैंने अपने एक दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं नीलू की शादी कर दूं और वो उसकी सारी जायदाद को मेरे नाम कर दे। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर नीलू की शादी करवा दोगे, तब भी वो जब ये जान जाएगा कि वो करोड़ों का मालिक है
तो वो तुम्हें घर से निकाल ही देगा। मेरे दोस्त की बात ठीक थी। फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा वो मेरा खून नस नस में दौड़ाने के लिए काफी था। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे? वो बहन लगती है और मैं बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरेबान मेरे हाथ से छुड़ाया और कहने लगा, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उसका बाप कोई और था और माँ कोई और। तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम उससे शादी कर लो और बस इसी तरीके से तुम उसकी सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुप सा हो गया था। मेरा दोस्त वहां से चला गया और मैं सोच में पड़ गया। लेकिन जब भी मैं नीलू से शादी करने के बारे में सोचता तो मेरा दिल कांपने लगता। लेकिन मैं कैसे उससे शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ये बात भी ठीक थी कि मैं जिससे भी नीलू की शादी करता वो करोड़ों रुपये देखकर मुझे ही मेरे घर में मेरे ही बाप की जायदाद से अलग कर देता। मुझे लगा कि फिलहाल ये सब करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से बात की। वो मेरे और नीलू के रिश्ते के बारे में जानता है, इसलिए कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें वसीयत तो याद है ना तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो और ना ही नीलू को छोड़ सकते हो। फिर तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये वो कांटा था जो मेरे हलक में जाकर अटका था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन सी आजमाइशें डाल रखी थी। फिलहाल तो मुझे नीलू से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छा सा चेक मिलता और मैं कोई कारोबार शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर परेशानी नहीं थी। फिर मैं नीलू को छोड़ भी देता तो क्या फर्क पड़ता। मैंने नीलू से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी का पता भी नहीं था। वो बस अपने खिलौनों में ही मग्न थी। शादी के बाद मैंने वकील से कुछ पैसे मांगे थे जो मुझे मिल भी गए थे। मैंने अपनी गारमेंट की छोटी सी फैक्ट्री बनाई और काम शुरू कर दिया। लेकिन परेशानी नीलू की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर रात रुकने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि ये पागल लड़की एकदम आपे से बाहर हो जाती है, ये हमें मार डालेगी। मैं दिन में नौकरानी से घर का काम करवाकर खाना पकवाता और उसके जाने के बाद घर को ताला लगाकर घर से चला जाता। जब वापस घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता था। नीलू कुछ खाना खाती, बाकी फर्श पर गिरा हुआ मिलता। खुद वो खिलौनों से खेल रही होती। मुझे देखकर वो मेरे पास आ जाती और कहती, शिवा मेरी चॉकलेट लायो। मैंने जेब से चॉकलेट निकालकर उसे थमाई। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे नीलू पर गुस्सा सा आने लगा था। मैं उसे डांटने लगा था। मैं थका मांदा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता था कि नीलू का गला दबा दूं। एक रात में गहरी नींद सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज पर मेरी आंख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा यूं खटका कि जैसे भूचाल आ गया हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। नीलू बाहर सामने डरी हुई खड़ी थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा डरी हुई सी थी। वो मुझे देखते ही मेरे साथ लग गई। मैं तो फ्रीज सा होकर रह गया था। ये क्या हरकत थी? वो कहने लगी, शिवा मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, पीछे तो हटो मुझसे नीलू, क्यों डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? वो मुझे भींचे हुए खड़ी थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे खुद से अलग किया था। वो बारिश से डर लग रहा है। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत ये थी कि न जाने उसे क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बेड पर लेटा दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में सो भी गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं जितना ये चाहता कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नजरें पूरे कमरे में घूम फिरकर उसी पर जाकर टिक जाती। मैंने जब देखा कि वो गहरी नींद में सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया। काफी देर सोने की कोशिश करता रहा। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की भी जॉब करने लगी थी जो अच्छी खूबसूरत थी। मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्द ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले गया। उसे देखकर नीलू के माथे पर तेवरी चढ़ी थी। कहने लगी, ये मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। ये सुनकर रेणुका मुझे देखने लगी। कहने लगी, श्याम तुमने क्यों इस पागल लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है। फिर मैंने रेणुका से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया। कहने लगी, जल्द से जल्द इससे अपना पीछा छुड़वाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सुनकर चुप हो गया। मैं रेणुका को पसंद करने लगा था, इसलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए तो मैं नीलू से पीछा छुड़वा लूं। फिर मुझे रेणुका ने एक प्लान बताया कि मैं नीलू को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दूं। इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है क्या? इसका मर जाना ही बेहतर है। इसी तरह से मेरी जिंदगी में सुकून आ सकता है और स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा।
मुझे रेणुका का प्लान अच्छा लगा। मैं ऐसी ही दवा नीलू के खाने में मिलाकर उसे देने लगा। कभी उसे वो पाउडर आइसक्रीम में डालकर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वो मर जाए। खैर वक्त यूं ही गुजरने लगा। एक बार मैं जब घर में गया तो मुझे नीलू की चीखों की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा लेकिन वो सामने नहीं आई। वो शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने सिसकने की आवाज वहीं से आ रही थी। मैंने जब उसके कमरे का दरवाजा खोला और मैं अंदर गया तो मेरी जान ही निकल गई। वो एक कोने में डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर शर्म आई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके कमरे के हुलिये को और नीलू की हालत को देखकर मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को आकर कुचल गया था। मुझे देखकर वो डर रही थी। वो कहने लगी, जाओ तुम यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं बाबा को बताऊंगी तुमने मेरे साथ। ये कहकर वो रोने लगी। पहली बार मुझे उसकी हालत देखकर दुख हुआ था। मैंने उस पर बेड की बिखरी चादर उठाकर ओढ़ा दी, फिर उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे कोई आया था नीलू? मेरा बस नहीं चल रहा था, नहीं तो मैं उस व्यक्ति का खून पी जाता जिसने इस मासूम सी लड़की के साथ ये जुल्म किया था। वो बहुत डरी हुई थी, कभी नहीं में सर हिलाने लगती तो कभी हाँ में। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरे बाबा को बुला दो, मुझे बाबा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम मुझे बताओ कौन आया था, तो मैं बाबा को ले आऊंगा। वो घर में अकेली होती थी। ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे, इसलिए जो कोई भी था इसी मोहल्ले का था। कहने लगी, वो जो दूध लेकर सुबह आता है वो था शिवा, उसने मुझे बहुत मारा था, ये देखो मेरे कपड़े। ये कहकर वो अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसका बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई, नीलू को अपने साथ लगाया। शायद उसे इसी चीज की जरूरत थी, एक आश्रय की, जिस तकलीफ से वो दो चार थी। मेरी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर वो रोने लगी। कहने लगी, जब बाबा थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। बाबा के मरने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया था, क्योंकि बाबा मेरे पास थे। लेकिन फिर बाबा बीमार रहने लगे, इसलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। शिवा, डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वो लोग भी मुझे मारते थे, जैसे उस दूध वाले ने मारा है। वो डॉक्टर मेरे दोनों हाथों को पीछे बांध देते थे, फिर मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसाते थे ताकि मैं चीख ना सकूं। वो मेरे साथ लगी रोए जा रही थी। ये सुनकर मेरा दिल एकदम से धड़का था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरे बाबा की बीमारी में नीलू को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद ही नीलू की माँ को टीवी की बीमारी हो गई थी, जो बिगड़ गई थी और इसी में वो मर गई थी। फिर बाबा ही नीलू को संभालते थे। शायद अपनी बीमारी के बीच बाबा ने नीलू को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। जाने उसके साथ वहां क्या क्या जुल्म होता रहा था। रात भर वो सोते हुए भी सिसकियां भरती रही, कभी नींद में डरने लगती, कभी रोने लगती, कभी कहती कि मेरे पास मत आओ, मैं बाबा को बताऊंगी, वो तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे ये लगा कि मैं जो उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ वो जुल्म है। मैं अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने को सोच रहा था। मुझे अब अपने बाबा की वसीयत समझ आई थी, उन्होंने क्यों मुझे इतना कमजोर किया था। मैंने उठकर अलमारी का दरवाजा खोला और वो लेटर निकला जो उस वसीयत के साथ था। उसे खोलकर देखा तो मेरे बाबा ने मुझसे मिन्नतें की थी कि मैं नीलू से शादी कर लूं, उसकी सुरक्षा करूं, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा किसी और पर इतना भरोसा नहीं है कि वो नीलू की सुरक्षा कर सकता है। मैंने वो लेटर वापस रख दिया। नीलू अब भी सोई हुई थी, मगर नींद में भी वही बुरी तरह से कांप रही थी। जिस तकलीफ से वो गुजरी थी वो छोटी तो नहीं थी। सुबह मैंने उस दूध वाले को पहले तो खूब मारा, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये देखकर नीलू बहुत खुश हुई थी। मुझसे कहने लगी, शिवा, इसे और मारो, इसे छुरी से काट दो, इसने मुझे बहुत मारा था। मैंने भी उस दूध वाले को खून से लथपथ करके रख दिया था। रात को जब मैंने नीलू को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाना चाहा तो कहने लगी, शिवा, आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे। उसकी बात ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया था। मैंने नहीं में सर हिलाया। कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं। उसकी बात सुनकर मैंने मायूसी से उसकी तरफ देखा था। वो ये बात कैसे जानती थी। वो कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस बाबा को अच्छी लगती थी। मुझे पता है मैं वो पाउडर खाऊंगी तो मर जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त उस दिन तुमसे यही कह रही थी। शायद वो मेरी और रेणुका की बातें सुनकर समझ चुकी थी। अगर वो ये जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ तो वो फिर क्यों जहर खा रही थी। फिर कहने लगी, तुम मुझे जहर ना दो, अपनी दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस बाबा के पास छोड़ाओ, मुझे बाबा के पास जाना है।
मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे खाना खिलाता रहा। दूसरे दिन मैंने रेणुका से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे अब नीलू का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था कि वो प्यार से हर बात मान जाती थी। मेरी जरा सी तवज्जो पाकर वो पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। घर को साफ सुथरा रखने लगी थी। मेरे भी बहुत से छोटे मोटे काम कर देती थी। जहां दवाई असर न करे वहां मोहब्बत असर कर जाती है, और मेरी मोहब्बत का ही असर था कि नीलू पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।